वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम क्लास 7th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आ गए। उससे पहले हम 2-3 हेडिंग आपकी समझ लेते हैं। वो हैं आपके नियम, गुणनफल के नियम, इसी तरीके से योग के नियम भी होते हैं, वो चीज़ हमने बताई हुई है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन ऐसे नियमों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं और इन नियमों का क्या होता है, किस तरीके सवाल होते हैं उनके और कैसे हम उन सवालों को कर सकते हैं, और एक्सरसाइज, ये चीज़ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले नियम, नियम किस चीज़ के होते हैं, कैसे कैसे नियम है। तो पूर्णांकों के नियम में पहला आता है आपका क्रम विनिमय का नियम। दूसरा होता है आपका साहचर्य का नियम। किसी भी संख्या का साहचर्य का नियम किस तरीके से समझते हैं। अब दोनों नियमों को समझते हैं। पहले क्रम विनिमय का नियम कहता है कि दो संख्याएं अगर आपकी दे रखी हैं और दोनों का गुणनफल आ रहा है, तो उन संख्याओं के अगर मैं स्थान भी चेंज कर दूं तो आंसर मेरा सेम आएगा। यानी अगर मेरे पास दे रखा हो -4 गुणा -2, या फिर मुझे दे रखा हो -2 गुणा एंड -4, तो इसका आंसर दोनों का सेम आएगा 8। यानी जरूरी नहीं है यही हो, एक तरफ माइनस हो सकता है, दूसरी तरफ माइनस नहीं हो सकता, या फिर दोनों तरफ प्लस हो सकता है, या फिर मतलब केवल आपको समझने के लिए यह है कि दोनों नंबर आपके दे रखे हों तो दोनों नंबरों में आपका सिर्फ इतना चेंज हो सकता है कि अगर मैं उनके स्थान भी चेंज कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो दोनों में कोई भी किसी भी में दिक्कत नहीं आएगी, दोनों मेरे समान ही आएंगे। जैसे मैंने इसमें लिया है -4 -2, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं और साइन मतलब इससे मैं जो स्थान है इसके जो प्लेसेज हैं उन्हें मैं अगर रिप्लेस करता हूं, मैं अगर बदल देता हूं, तब भी मेरे आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब मेरा लागू होता है क्रम विनिमय का नियम। इसी में आता है मेरा साहचर्य का नियम। साहचर्य में भी कुछ नहीं है, समझने के लिए सिर्फ यही है कि उनमें भी रिप्लेस ही करना होता है, लेकिन उसमें संख्या 3 होती है। यानी उसमें दे रखा होता है a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। यानी पहले आपने गुणा करना है bc का, तब a का गुणा करना है, और दोबारा में ab का गुणा करना है, फिर c का, और आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो 1 माइनस का है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी हैं। समझने के लिए सिर्फ इतना है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। साहचर्य का नियम यह कहता है कि अगर आपको 3 पूर्णांक दे रखे हैं, तीनों का गुणा करते हैं, अगर हम स्थान रिप्लेस कर देते हैं, स्थान बदल देते हैं, तो आंसर पर कोई भी इफेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो फिर वो आपका साहचर्य का नियम नहीं है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, 3 पूर्णांक कोई से भी ले लो, कोई से भी आप रिप्लेस कर लो, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले लूं -4 -1 एंड 0, इसे ले लो, या फिर 0 छोड़ो 8 ले लो। तो पहले इसका करो 8 × 8 -8 गुणा -4 प्लस के 32। अब ऐसे ही से कीजिए a गुणा b, यानी -4 गुणा -1 कितना हो गया, प्लस का 4 और गुणा प्लस के 8 बराबर 32। यानी इसका भी आंसर 32 है और इसका भी आंसर 32 है। यानी जो केवल जो फर्क है वो सिर्फ यहां तक है, किसी में कहीं गुणा हो रहा है, किसी में कहीं गुणा हो रहा है, लेकिन जो आंसर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसे साहचर्य का नियम इस पर लागू हो रहा है। वैसे ही क्रम विनिमय का नियम है, केवल 2 डिजिट होती हैं बस। इसके बाद आपके आते हैं हम नॉर्मल एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में कहता है कि रिक्त स्थान भरिए। जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। यानी अगर मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, दूसरा प्लस -37 है, और अगेन बराबर में मेरे पास -37 + 12 है। ऐसे अगर आपको पास आते हैं तो आप दोनों तरफ देख लीजिए संख्या सेम है या नहीं है। देखिए यहाँ -37 है, यहाँ भी -37 है, यहाँ 12 है लेकिन यहाँ 12 नहीं है, तो इस जगह पर आपका आंसर आएगा 12। इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भरे जाएंगे इसमें। वैसे ही दूसरी तरफ भी मैं समझ लेता हूं। एक तरफ है मेरा 174 बराबर के -20 गुणा 174। इसमें मुझे फिल इन द ब्लैंक्स भरना होगा, तो मेरे पास क्या मिसिंग है, इसमें से -20 मिसिंग है, तो यहां पर क्या आंसर आएगा -20। इस तरीके से मैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकता हूं, चाहे कोई से भी है। आपको क्या चेक करना है, दूसरी तरफ आपकी सेम संख्या है या नहीं है। इसमें भी आपके क्रम विनिमय के नियम भी हो सकते हैं। 3 संख्या आपको दे रखी होंगी, रिप्लेस करके दे रखा होगा, तो जो संख्या आपकी मिसिंग है उसे आप देख लीजिए और इस तरीके से आप उसे भर दीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान भरकर अभियुक्तियों को सत्य कीजिए।
यानी -7 एक तरफ है और प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर अगेन बराबर में -6 है और फिर आपका प्लस है फिल इन द ब्लैंक्स है। यानी आप ध्यान दीजिए, इधर -7 है, इधर नहीं है, तो इधर भी आपका -7 आ जाएगा और इधर -6 है, इधर -6 नहीं है, यानी यहां भी -6 आ जाएगा। अब आपका आंसर सेम आएगा। तो ऐसे ही अभिव्यक्तियों को भरना है, दोनों तरफ देख लेना नंबर किस तरफ है, और दोनों अभिव्यक्तियों को भरने के बाद फिर आपको वेरीफाई करना है कि क्या हमने जो नंबर दिया है वो सही भरा है या गलत है। इस तरीके से मैं इसमें कर सकता हूं। इसी का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए इस वाले नियम को। यानी साहचर्य का नियम है a + b + c बराबर a + b + c। इस तरीके से मुझे इसे वेरीफाई करना है। मेरे पास वैल्यू दे रखी है a बराबर 0, b बराबर 25 एंड c बराबर -7। ऐसे सवालों को मैं किस तरीके से कर सकता हूं? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है इसमें? सबसे पहले मुझे करना है इसमें केवल वैल्यू रखनी है। तो a बराबर 0 है यानी 0 + के, b बराबर 25 प्लस c बराबर -7 और ये वेरीफाई करना है मुझे इसमें, यानी 0 + के 25 - के 7। ठीक है, तो पहले मैं ऐसे हल करूंगा। तो 25 0 कितने होते हैं? 25 -7 कितना हो गया? चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर होगा 18 बराबर, तो 25 में से 7 गया तो 18 प्लस 0 बराबर कितना होगा? 18। यानी ये मेरा वेरीफाई हो गया, 18 आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं इनको हल कर सकता हूँ। यानी मुझे इसमें जो चेक करना था वो क्या करना था कि जो मुझे दे रखा है a + b + c, उस जगह पर वैल्यू रख करके मुझे देखना है कि बराबर आंसर आ रहा है या इसका नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा है तो मेरा वेरीफाई हो रहा है, नहीं बराबर आता तो फिर गलत था। इस तरीके से मैं इनके वेरीफाई कर सकता हूं किसी भी क्वेश्चन को। अगर ऐसे आते हैं वैल्यू रखने के लिए तो सबसे पहले आप वैल्यू रखोगे और फिर उसे आप आसानी से हल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त पुनर्विन्यास से योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो सवाल दे रखा है उसका केवल आपको योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब है प्लस, यानी पहला नंबर है 154 प्लस 728 है और प्लस अगला नंबर है माइनस के 115। तो मैं जानता हूं प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 154 प्लस 728 माइनस 115। अब इसे आप घटा दीजिए, इसमें से 8 में से 5 गया 3, 2 में से गया 1, 7 में से गया 6, 613 प्लस 154। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 767 इसका आंसर आएगा। ये तो नॉर्मल है प्लस माइनस के। अब ये तो मैंने शुरुआत का जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें ही बताया था। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं, गुणा के भी आते हैं इस तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल आपको गुणा ही करना है और आपको देखना है माइनस के साइन कितनी जगह पर है। अगर आपकी विषम संख्या आती है माइनस के साइनों में तो वहां पर आपको क्या करना होगा वो मैंने आपको बताया है। विषम है तो आंसर माइनस में आएगा, सम है तो फिर आंसर प्लस में आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसी कंडीशनों में आपको क्या करना है? मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन आता है 15 गुणा 540 गुणा प्लस 15 गुणा 60। तो आपको क्या करना है, 15 यहां सेम मिल रही है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ से। ऐसी चीजों को मैं कॉमन ले लिया करूंगा जैसे अगर मुझे सेम मिल रही हो, क्योंकि दोनों में गुणा हो रहा है तो दोनों को मैंने कॉमन ले लिया और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि गुणा का तो चिन्ह मैंने ले ही लिया। मेरे पास प्लस बचेगा, यानी 540 गुणा 60 कितना होता है? 600, और 600 गुणा 15 कितना होता है? 9000। तो इस तरीके से मैं हल कर सकता हूं। अगर मेरे साइन आते हैं और अगर मुझे गुणा दे रखा है या फिर दो संख्या सेम आ रही हो, गुणा में आ रही हो, प्लस में नहीं, गुणा में आ रही हो, तो उन्हें कॉमन ले लेना और दोनों संख्याओं को जोड़ देना या माइनस कर देना, आपका हल हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए और प्रयुक्त गुणधर्म बताइए।
पहली चीज मैं सत्यापित करके आपको गुणधर्म बताता हूं। मान लीजिए अगर आपको सवाल दे रखा है -30 + 6 बराबर 6 + -30, तो ये कौन सा गुणधर्म है? ये है क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का गुणधर्म, क्योंकि वो चीज हमने आपको पहले बताई है कि अगर दो संख्या आपको दे रखी हो और दूसरी जगह साइन रिप्लेस होकर के आ रहा हो, यानी स्थान बदल दिए जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्रम विनिमय का नियम लागू करते हैं। अब वैसा ही अगर एक क्वेश्चन और लूं मैं, अगर मैं यहाँ पे लूं 3 + -4 + 2 3 बराबर के 3 + 4 और +-3 इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा नियम लागू होगा? ये होगा आपका साहचर्य का नियम। इस तरीके से मैं गुणधर्म और नियम आप बता सकता हूं किसी भी संख्या के, केवल मुझे उसमें देखना होता है कि ये क्या करवा रहा है और किस तरीके से कर रहा है, क्या क्या है इसमें, कितनी डिजिटें हैं। अगर मैंने नियम या गुणधर्म पढ़ा हुआ है तो मैं आसानी से इसे कर सकता हूं, आसानी से इसे बता सकता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम के बराबर होता है? पहली चीज, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसके नेगेटिव के बराबर होता है। यानी अगर मुझे दे रखा है 1 तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा, अगर दे रखा है 10 माइनस के तो इसका होगा +10, यानी केवल साइनों में डिफेक्ट आता है और कुछ नहीं, साइनों में फर्क आता है और किसी में कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है आपका यही वाला कि पूर्णांक जो है वो अपने योगात्मक प्रतिलोम के बराबर है। तो ऐसा तो कोई संख्या वैसे तो है नहीं, लेकिन 0 है, क्योंकि 0 का अगर मैं योगात्मक प्रतिलोम भी निकालूंगा तो -0 नहीं आ सकता, इसीलिए मैं इसका बोलूंगा कि ये आपका योगात्मक प्रतिलोम की ऐसी 0 संख्या है जिसका अगर मैं योगात्मक प्रतिलोम निकालूं तो केवल और केवल 0 ही आएगा, कोई भी साइन में इफेक्ट नहीं आएगा। अब आगे के आपके सत्य हैं इसमें, लेकिन फिर भी मैं इनको करा देता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो हाँ ये आपका सत्य है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो 0 के सबसे नजदीक होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, लेकिन -1 से आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 0 के नजदीक हो, इसीलिए -1 को इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। अब वो कह रहा है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये गलत है। -1 आपका सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा कैसे हो सकता है? सबसे छोटा इसमें कोई है ही नहीं, इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में, धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में इन्फिनिटी यानी जो अनंत तक नंबर होते हैं, वैसे ही आपका -1 आपका सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन सबसे छोटा नंबर इसमें नहीं होता कोई भी, सब एक दूसरे के छोटे होते हैं, इसलिए इसमें इन्फिनिटी तक नंबर हम इसे कह सकते हैं, सबसे छोटा नंबर -1 नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका यहां पर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, पूर्णांक के भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, कि पूर्णांक का अगर हम भाग करें तो क्या वहां पर क्रम विनिमय का नियम लागू हो जाएगा? तो पूर्णांक जो भाग जो होते हैं उनमें आपका क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम कहता है कि 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर रिप्लेस करने पर आपका सेम आना चाहिए। इस तरीके से हम भाग के में ये चीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांक गुणन के अंतर्गत परिपूर्ण होते हैं, तो ये आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक धन और एक ऋण पूर्णांक का गुणा किया जाए तो क्या आंसर 0 आएगा? ये चीज हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी की थी, लेकिन ये चीज असत्य है। किसी भी पूर्णांक का अगर मैं माइनस का और प्लस का गुणा करता हूं तो वो 0 उसका नहीं आएगा, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है। आप नॉर्मल चलो धनात्मक में ले लीजिए, लेकिन दूसरा पूर्णांक आप क्या लोगे? वो पहले ही कह रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक इन दोनों का गुणनफल 0 आएगा, तो ये आपका सत्य नहीं है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी 0 जब नहीं हो सकता कि दोनों 0 को मैं धनात्मक पूर्णांक भी नहीं ले सकता भाई, धनात्मक ऋणात्मक किसी भी नहीं ले सकता, तो इसीलिए दो पूर्णांक आप कोई से भी ले लीजिए 0 को छोड़ के, उसका गुणनफल 0 नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन यहां पर गलत है। अब वो कह रहा है 31 और -31 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसका केवल साइन चेंज होना आपका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी अगर प्लस में तो चेंज करके अगर मैं उसे माइनस में लिख सकता हूं, तो जो प्लस का योगात्मक प्रतिलोम आएगा वो आपका माइनस में आएगा और माइनस का योगात्मक प्रतिलोम आपका प्लस में आएगा। इस तरीके से मैं किसी भी संख्या को हल कर सकता हूं। और यहां पर आपका चैप्टर जो फर्स्ट 7th क्लास का था वो यहां पर खत्म हो गया है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे क्लास 7th के मैथमेटिक्स का,
और आई होप आपको पहला चैप्टर समझ में आया होगा। वैसे नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं, उसमें आप छोड़ सकते हैं कमेंट में, वहाँ पर मैं देख लूँगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।